मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम मार्क्स के जो सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या, जिसमें मार्क्स हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि आदिम काल से लेकर आज तक संपूर्ण इतिहास पर आर्थिक तत्व सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है। उसने ही संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया है। मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के लिए मार्क्स के प्रयास को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। यह इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है। इसको ऐतिहासिक भौतिकवाद, आर्थिक नियतिवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे नामों से पुकारा जाता है। इस सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास कोई सीधी सरल रेखा के समान नहीं है और न ही इसका कोई ईश्वरीय प्रेरक कारण है। मार्क्स के शब्दों में इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। वेपर के अनुसार इस सिद्धांत का प्रारंभ इस सत्य से होता है कि लोग भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बिना नहीं रह सकते, परंतु प्रकृति यह सब उन्हें स्वयं बनाकर उनके हवाले नहीं करती। उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक आवश्यकता है। मार्क्स से पूर्व समाज के विकास के इतिहास की व्याख्या करते हुए कतिपय विद्वानों ने कहा कि इतिहास का निर्माण बड़े बड़े राजाओं, बादशाहों, युद्धों, सेनापतियों द्वारा होता है, लेकिन मार्क्स ऐसा नहीं मानता है। हीगल का मानना है कि महान विचारों ने मानव समाज का विकास किया है। मार्क्स ऐसे विद्वानों और इतिहासकारों से सहमत नहीं हैं जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा हो या माना हो। मार्क्स के अभिमत में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक व्यवस्था होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म तथा राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। मार्क्स संपूर्ण व्यवस्था को केवल मात्र आर्थिक तत्वों के आगे पीछे घुमाने का प्रयास करता है। वह सभी इन चीज़ों का जो कारण है वो आर्थिक मानता है। इन उत्पादन संबंधों का स्वरूप उनकी भौतिक उत्पादन शक्ति के विकास की निश्चित अवस्था के अनुरूप होता है। भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करती है। उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंत अस्तित्व में आता है, और जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है तब पूंजीपति उद्योगपति का आविर्भाव होता है। 1848 में मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा कि बुजुर्गवा या मध्यम वर्ग के उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज के संपूर्ण स्वरूप को ही बदल दिया है। सामाजिक चेतना को ध्यान में रखते हुए मार्क्स कहता है कि तकनीकी विकास के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है और फिर सामाजिक संबंधों में भी उन्हीं के अनुरूप परिवर्तन की आवश्यकता हो जाती है। इस तरह सामाजिक क्रांति से ही सामाजिक परिवर्तन आविर्भाव होता है। ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था, चाहे वह जितनी भी खराब क्यों न दिखाई दे, अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है, क्योंकि वह विकास की चरम परिणति के अधिक निकट होती है, ऐसा मार्क्स का मानना है। मार्क्स ने अपने इन व्याख्याओं को 6 भागों में बांटा है: आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा के अधिनायक तत्व युग और साम्यवादी युग। सबसे जो प्रथम अवस्था है मार्क्स की दृष्टि में वो है आदिम साम्यवादी युग। वो कहता है कि उस वक्त मनुष्य जंगल में रहता था, कंदमूल फल खाता था और शिकार करके अपना पेट भरता था। परिवार नहीं हुआ करते थे, कबीलों में वह रहता था। स्त्री और पुरुष में समानता और स्वतंत्रता के आधार पर संबंध हुआ करते थे। इस समाज में मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होता था। आगे चलकर प्रकृति से मानव के अंतर्द्वंद ने औजारों को जन्म दिया। नए नए औजारों का आविष्कार हुआ और जिससे कि पौधे उगाना खेती की पहला कदम था। इसके परिणाम स्वरूप इस तरफ को अलग अलग कबीलों में अलग अलग पेश होने लगा और अब पहले से अधिक काम की ज़रूरत पड़ने लग गई। कबीलों में आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, वह काम को लेकर होती थी और उसकी जो संबंध थे उनको लेकर भी होती थी। समाज 2 भागों में बट गया, मालिक और दास। समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो दूसरे वर्ग का शोषण करता था। अब उसकी जो अवस्था है इसके बाद में आती है दास अवस्था।
मार्क्स कहता है कि ऊपर जो साम्यवादी व्यवस्था थी, जब उसमें कुछ गलतियां होना शुरू हुई, कुछ परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो श्रम विभाजन ने परजीवियों को जन्म दिया। आदिम वर्गहीन समाज अब स्वतंत्र नागरिकों और दासों के दो वर्गों में विभक्त हो गया। दास युग में मालिकों की संख्या कम थी और दासों की संख्या ज़्यादा थी। इसके बाद में तीसरी अवस्था जन्म लेती है और वो है सामंती युग। सामंत युग ने राजा और उसके सैनिक सामंत भूमि के मालिक होते थे। उन्हें इस शर्त पर दास स्थिति से मुक्त किया गया कि वे स्वामी की जमीन पे काम करेंगे और इसके बदले उन्हें एक फसल हिस्से के रूप में दे दी जाएगी। सामंतवाद में समाज सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बंट गया था। पहले इससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था और बाद में इनका आदान प्रदान भी शुरू हो चुका था। इसके बाद में साम्य अवस्था जो आती है वो है पूंजीवादी युग। उत्पादन के नए साधन ने उत्पादन के नए रिश्तों को जन्म दिया और सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग शुरू हुआ। पूंजीवाद को अपना वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति होने से प्राप्त हुआ है। पूंजीवाद में उत्पादन साधन, महंगी मशीनें, कल कारखाने आदि थे। पूंजीवाद ने दासता को मिटाने की बजाय इसे दूसरे स्वरूप में स्थायी बनाया और वेतनभोगी वेतन पाने वाले दास बन जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के विकास के बीच मध्यम वर्ग का उदय होता है और पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य रहकर इन दोनों परस्पर विरोधी वर्गों में सीधे संघर्ष नहीं होने देता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने पतन के बीज छुपा कर रखता है। पूंजीवाद का परिणाम होता है मांग से अधिक पूर्ति, जरूरत से अधिक उत्पादन, बाजार का माल से पट जाना, व्यापारिक संकट, बेरोजगारी, कम रोजगार और गलत रोजगार। इसके पश्चात निजी पूंजी का बोलबाला शुरू हो जाता है और पूंजीपति और ज़्यादा पूंजीपति होने लगते हैं। पूंजीवाद के पतन के बाद सर्वहारा के अधिनायक तत्व की स्थापना होती है। मार्क्स के शब्दों में पूंजी का अधिकाधिक केंद्रीकरण पूंजीवाद में होता है। उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण और श्रम का समाजीकरण अंत में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से अपने पूंजीवादी खोल के भीतर वे नहीं रह सकते और इसे फाड़ना पड़ता है। अब उसकी जो अवस्था है इन चारों के बाद में वो आती है सर्वहारा के अधिनायक तत्व का युग। पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा के शोषण पर आधारित है और जब शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो मजदूर को अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आता है और क्रांति होती है और इस क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उत्पादन समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देता है। इस व्यवस्था का भी बाद में जब अंत हो जाता है, अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, तब अंतिम अवस्था आती है और वो कहलाती है साम्यवादी युग। पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के बाद इतिहास की अंतिम अवस्था आती है, वो कहलाती है राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की व्यवस्था। इस अवस्था में एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्ग नहीं होंगे, व्यक्ति व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा और राज्य का लोप हो जाएगा। इन सब तत्वों से हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नियम जानने के लिए किया जाता है। सामाजिक जीवन के परिवर्तन की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों कार्यों के परिणाम नहीं होते, न संयोगवश होते हैं, बल्कि आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के कारण होते हैं। प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त होता है। उत्पादन संबंधों तथा आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर समाज के इतिहास को 5 प्रमुख युगों में बांटा गया है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अनिवार्यता व्यक्त करता है। अर्थात मार्क्स हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि इन सभी व्यवस्थाओं में या अवस्थाओं के अंदर जो 6 हैं उनमें सभी में आर्थिक तत्व ही प्रभावी रहा है। मार्क्स की जो ये सिद्धांत है इसकी विचारकों के द्वारा बहुत आलोचना की जाती है। उनका मानना है कि आर्थिक तत्व पर मार्क्स अत्यधिक और अनावश्यक बल देता है। संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का आधार केवल आर्थिक तत्व नहीं हो सकता है। आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्याएं भी संभव नहीं है। अन्य बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे कि इतिहास की व्याख्या बदल जाती है। इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा भी मार्क्स करता है, जो सही नहीं कहा जा सकता है। जैसे 1991 में गोबार चौकोबंदी नहीं बनाया जाता तो सोवियत संघ से साम्यवाद का पतन इतना शीघ्र नहीं हो पाता। मार्क्स धर्म की उपेक्षा करता है
जबकि यूरोप में लंबे समय तक राजनीतिक परिवर्तनों को लाने में ईसाई धर्म की प्रमुख भूमिका रही है। राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। इतिहास की मार्क्स अवैज्ञानिक व्याख्या करता है जो सही नहीं है। मानवीय चेतना एवं सृजनात्मक कौशल की भी मार्क्स बहुत ज़्यादा उपेक्षा करता है। इतिहास की धारा का साम्यवादी युग में आकर रुक जाना भी संभव सा प्रतीत नहीं होता है। यह मार्क्स की वैज्ञानिक मान्यताओं के विपरीत जाने वाला निष्कर्ष है। इतिहास की इस भौतिक व्याख्या की इतनी कमियां और आलोचनाएं होने के बाद भी यह सत्य है कि मार्क्स ने सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक कारकों पर बल देकर सामाजिक विज्ञान की महान सेवा की है। इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियां एकमात्र कारण चाहे नहीं रही हों, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियों का योग सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या के कारण अब इतिहास के अध्ययन की पद्धति और दृष्टिकोण विशाल हो गया है। मार्क्स की इसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए इस सिद्धांत के आलोचकों को एंगल्स का ये कथन उपयुक्त प्रतीत होता है, उत्तर देता है यह उनको कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार इसमें अंतिम रूप से निर्णायक प्रभाव रखने वाला तंत्र है। मार्क्स ने और मैंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा है, किंतु जब कोई इसे विकृत करके ये कहता है कि आर्थिक तंत्र ही एकमात्र तंत्र है तो ये कथन निरर्थक और बेहुदा हो जाता है।